संविधान रचयिता पिछड़ी जाति के दबे कुचले गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर जीबी पंत अस्पताल सभागार में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी ने बाबा साहब को अपने श्रद्धा के फूल अर्पित किए और जय घोष का नारा लगाया, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, अमर रहें। इस प्रोग्राम में अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर अनिल अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता और लीगल एडवाइजर SC/ST एसोसिएशन भानु प्रताप सिंह, संजय गहलोत अध्यक्ष दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, दिनेश गोदियाल, के नागेश्वर राव नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST नेशनल फेडरेशन भी इसमें शामिल हुए। सभी ने बाबा साहब के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आए हुए बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डाला, साथ ही अस्पताल कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्य और दक्षता के लिए प्रशंसा पत्र सर्टिफिकेट भी दिए। जीबी पंत अस्पताल पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन के चेयरमैन भारतवीर के द्वारा मंच का संचालन किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में जनता के मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत सुदृढ़ बनाते हुए सरकारी तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तृत किया जाए, बजट बढ़ाया जाए, ऐसा भी उन्होंने विचार रखा। जनता को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। भारतवीर ने कहा कि ऐसे समय पर जब हम अपने देश की आज़ादी के 77वें वर्ष में आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, हम समझते हैं कि देश के नागरिकों की बेहतरीन और गारंटी शुदा स्वास्थ्य सेवाएं देने का समय आ गया है। लेकिन यह दुख का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 2% से कम खर्च किया जाता है, जबकि हमारे से बहुत छोटी अर्थव्यवस्था वाले कई मुल्क हमारे देश से कहीं ज़्यादा पैसा अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं और अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी प्रदान कर रहे हैं। जब हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, हम इस भार को उठा सकते हैं। एक स्वस्थ देश, स्वस्थ कर्मचारी, स्वस्थ मजदूर ही एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। देश की आम जनता को स्वास्थ्य सेवा से महरूम कर देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं, लोकतांत्रिक सरकार को कतई शोभा नहीं देता। हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के करके PPP मॉडल के रास्ते, निजीकरण के रास्ते खोल दिए हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवा बर्बाद हो रही है और दोष कर्मचारियों पर डाला जा रहा है। कर्मचारी यूनियन 3103 के अध्यक्ष विकास सारस्वत ने कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद देते हुए नारे लगाए। SC/ST OBC एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन वर्मा ने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। आए हुए अतिथियों ने क्रमवंश अपने अपने संबोधन में बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किन हालात और परिस्थितियों में बाबा साहब ने इस देश के तमाम दबे कुचले मजलूम लोगों के लिए जो काम किया, वो एक ऐसा सराहनीय काम है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। बाबा साहब के जीवन परिचय पर तमाम और वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और बताया कि हमें किस तरीके से भारतीय संविधान को अपना मूल ग्रंथ मानते हुए उसके बताए मार्गदर्शन पर चलते हुए ही इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की नई दिल्ली से। पर आप लोगों ने समय निकाला और जिस संख्या बल में आप यहाँ पधारे हैं, ये बड़ा काफ़ी दिनों बाद एक हर्ष
कहते हैं कि जब कश्तियाँ मझधार में से निकल के जब किनारे पे आती हैं तो उस तरह का ये दृश्य जो है आज मैं देख रहा हूँ। बाबा साहब का आज जन्मोत्सव हमारे इस सभागार के अंदर बड़े संघर्ष के साथ जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले तक भी हमें पता नहीं था कि ऑडिटोरियम हमारे पास होगा या नहीं होगा। खैर, जो बात है वो इस प्रशासन की है और वो नेग्लिजेंसी की भी है। हम उसको ना दोहराते हुए बाबा साहब के बारे में हमने थोड़े से चर्चा, उनके बताए मार्ग के विषय में जानना और क्या उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। और कुछ अगर हम उसमें से ग्रहण कर पाएं तो आज के इस प्रोग्राम का हम जो है सार्थक मीनिंग निकाल पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण मुरारी जी को आमंत्रित करता हूं। वो पूर्व निगम पार्षद और सामाजिक कर्ता और हमारे मार्गदर्शक हैं। कृष्ण मुरारी जी, आइए अपना शॉर्ट में हमारा मार्गदर्शन करें। उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत। आज एक अच्छा विषय है कि हम बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपस में बैठकर सिर्फ बाबा साहब की जयंती का आयोजन ही नहीं कर रहे, बल्कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की उन तमाम संस्थाओं का, तमाम पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रण के लिए भेज आया। साथियों, ये एक सोच के देखिए, आज से ज़्यादा नहीं, आप 70-80 साल पुराने टाइम में चले जाइए। आज से 80 साल पहले का अगर आप भारत का नक्शा उठाकर देखें तो आज जो सुविधाएं संपन्न हमें मिली हैं, क्या ये सुविधाएं हमारे परिवार के माँ बाप को, परिवार के दादी दादा को या परदादा के पास थी? जिस प्रकार से आज हम आत्म स्वाभिमान के साथ कोई भी बात कह सकते हैं, क्या ये सब चीज़ें पहले थी? अगर हम बाबा साहब को याद क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम बाबा साहब को याद करते हैं? कोई तो कारण होगा। बाबा साहब ने ऐसे क्या किया कि आज पूरे भारत में नहीं, दुनिया के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन पर चर्चा होती है। डॉक्टर अंबेडकर कौन इंसान था? क्या था डॉक्टर अंबेडकर? ये एक सोचने का विषय है। डॉक्टर अंबेडकर बनने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर शब्द को पूर्ण करने के लिए मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, जब तक हम और आप अपने परिवार के लालन पालन के जिम्मेदार हैं तो हम सिर्फ व्यक्तिगत हैं। जिस दिन हमारे मन में ये भावना आ जाएगी कि हमें अपने परिवार से उठकर समाज के उस गरीब व्यक्ति को देखना है, समाज के उस पिछड़े व्यक्ति को देखना है जिसके पास पढ़ने का साधन नहीं है, जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, तब आप बाबा साहब के अनुयायियों की गिनती में आकर डॉक्टर अंबेडकर बनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, आप सोच के देखिए, जिस समय पूना पैक्ट चल रहा था, कल परसों ने वर्षप एक बहुत मार्मिक शब्दों के अंदर बाबा साहब का लेटर पढ़ा। रमा को क्या लिखते हैं वो सोच के देखिए। एक बैरिस्टर होने के बाद एक व्यक्ति अपने आप में शिक्षित होने के बाद और उसकी पत्नी उपले थाप के परिवार का लालन पालन करे, एक व्यक्ति अपना बच्चा मर जाए, अब मरे हुए बच्चे को उसके क्रियाक्रम करने की बजाय और वो हम सबके लिए उठा के वहाँ से निकले और पूना पैक्ट को चला जाए, ये विचारधारा बाबा साहब की है। बाबा साहब अपने परिवार के लिए नहीं जिए, बाबा साहब भारत के तमाम उन परिवारों के लिए जिए जिन परिवारों के पास कुछ नहीं था।
आप सब विद्वान लोग हैं। मैं 2-3 बातें कहूँगा। भाषण बाबा साहब के ऊपर देने से आप मेरे से ज़्यादा शिक्षित हैं, आप जानते हैं बाबा साहब के इतिहास को। लेकिन सवाल ये है, आने वाला कल क्या रोजगार हमें देगा? जिस प्रकार निजीकरण होता जा रहा है, जिस प्रकार सरकारीकरण के अंदर व्यवधान पैदा हो रहा है, क्या हमारे और आपके बच्चे, हमारे परिवार के लोग क्या शिक्षा के अभाव के अंदर, व्यापार के अभाव के अंदर क्या अपने आप को कार्य कुशलता में ला पाएंगे? ये सोचने का विषय है। आपकी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात। हमारे बहुत से लोग IAS ऑफिसर बन गए, बहुत अच्छी बात। क्या उनके पास ये गारंटी है कि वो अपने परिवार के बच्चों को IAS बना पाएंगे? क्या आपके पास ये गारंटी है कि जो आप पंत अस्पताल में जो जॉब कर रहे हैं, कि आपका बच्चा आपसे अच्छी जॉब ले पाएगा? ये सब सोच के देखिए। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या करें? देखिए, हमें सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन करना चाहिए। सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन करना चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए हमें सामाजिक संस्कारों में बहुत परिवर्तन करना चाहिए। तो मैंने ये बात इस श्रृंखला में कही है, हमें सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन करके हमें आने वाले समय के लिए अपने बच्चों के रोजगार का तरीका इस प्रकार से निकाल सकते हैं। डायस पर जो बैठे हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाल हमारा मार्गदर्शन करें। संजय गहलोत जी। सबसे पहले भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को शत नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश का संविधान रचा, उनके चरणों में भी शत नमन करते हुए यहाँ इस मंच पर आसीन हमारे बहुत ही प्रबुद्ध सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, जय भीम। और यहाँ उपस्थित इस ऑडिटोरियम में भी आप सबके चरणों में भी नतमस्तक हूँ। मेरा नाम संजय गहलोत है और आप सबके आशीर्वाद से, और आज विशेष तौर पर मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं और बड़ा अच्छा भी लगता है और सच्चाई भी है। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, आज अगर दिल्ली सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पे हूँ, एक सिविल जज की हैसियत से अगर वहाँ काम करता हूँ, रोजाना बड़े बड़े IAS अधिकारियों की या दूसरे सम्मानित अधिकारियों की हेयरिंग करने का अगर मौका मिलता है तो वो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। अन्यथा कोई गली मोहल्ले का प्रधान भी नहीं बना सकता था। ये सच्चाई है। मुझे याद है वो दिन सन 1987-88 में जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। बड़ी इच्छा थी पढ़ाई करने की। उससे पहले जब मैं 10th क्लास में 84-85 में था तो पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मेरे ट्यूशन की फीस अगर वो दे सके वहाँ पे। तो बदले में गीता कॉलोनी में सफाई कर्मचारी थे पिताजी मेरे, और गीता कॉलोनी से हाथ की रेडी में कूड़ा भरकर और सिलमपुर साइड में उस टीचर का वहाँ भराव करने के लिए जाते थे, मलबा डालते थे वहाँ जा जाके कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, बदले में मैं काम कर दूंगा आपका। तो वहाँ दूर 14-15 साल का मैं बैठता था, देखता था कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, जबकि पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे, अंगूठा ही लगाते थे। क्योंकि मुझे इसलिए पता, जब हमें वजीफा मिलता था 40 रुपये का, उन दिनों केवल 40 रुपये का पूरे साल में, तो अंगूठा लगा के ही वहाँ से पेमेंट लेते थे। मन में बड़ी इच्छा हुई, पढ़ने की ललक जगी। वहाँ से 10वीं पास के अच्छे नंबरों से DAV दरियागंज में पढ़ता था 12वीं क्लास में। तो अपने घर सिलमपुर जाने के लिए कोडिया पुल से बस चेंज करनी पड़ती थी। तो कई बार बस लेट हो जाया करती थी। वहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ मैं बैठ जाया करता था। पढ़ने का बहुत शौक था और आज भी शौक है। डबल MA कर रहा हूँ, BCom कर रहा हूँ, MCom कर रहा हूँ। अभी मेरे पास आई कार्ड है मेरे फ़ोन में भी। तो वहाँ जब लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था किताबें, मेरा परम सौभाग्य है कि एक बार बाबा साहब की किताबें मेरे हाथ लगी। मेरे साथ आए भाई राकेश लीडर जी, इनके पास तो पूरा
स्टॉक है, पूरा संग्रहालय है इनके पास तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का। मैं इनसे भी किताबें मंगा लेता हूं कभी कभी। तो जैसे ही पढ़ना शुरू किया, बहुत बहुत ऐसे बार बार मन भर के आता था, रुआंसा हो जाता था, सब देखता था कितना स्ट्रगल करने का, बहुत सारी बातें समझ में आई। लेकिन जब एक बात पढ़ी 304 नंबर पृष्ठ पे, आज मैंने मोड़ के उसको मार करके रख रखा है, जिसमें कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई उस शेरनी के दूध के समान है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो ये बात समझ में आने लगी कि कैसे क्या कुछ हो सकता है। अभी स्क्रीन के माध्यम से भी बताया जा रहा था, बाबा साहब के बारे में जितना वितरान करें हम, पूरी रात लग जाए, कई दिन लग जाए, वो भी बहुत कम है। हम सबको पता है किस समय में कितना संघर्ष करके कितनी डिग्री हासिल की। पढ़ने की पूरा पढ़ा इसको सही तरीके से। एक प्रसंग और याद है मुझे, जिस समय बाबा साहब ने हमारे देश का जो संविधान लिखा था, उस संविधान के प्रति जब राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति उनको सौंप रहे थे, और सौंपने के पश्चात संसद के गलियारे से जब निकल रहे थे, उस दिन बाबा साहब बहुत खुश थे, चेहरे में बड़ी खुशी थी। तो उन्हें रास्ते में कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे आचार्य कृपलानी, वो मिल गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब क्या बात है, आप हमेशा चिंतन मगन में रहते हैं, लेकिन आज आपका चेहरे बड़ी खुशी है, क्या बात है। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आचार्य जी, आज मैंने इस देश के बदलाव के लिए, कानून के बदलाव के लिए कुछ ऐसी रचना रची है कि आज के बाद इस देश में जो राजाओं की प्रथा होती थी उसको समाप्त कर दिया गई है। आज के बाद अगर कुछ भी ऐसा होगा तो किसी रानी के पेट से राजा नहीं जन्मेगा, बल्कि जो मत पेटियां होंगी ना, उनके हिसाब से राजा बनाया जाएगा देश का। आज मैंने ऐसा कर दिया है इसके अंदर। वो कृपलानी जी फिर भी नहीं माने, कहने लगे बाबा साहब फिर आपका सपना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? कृपलानी जी ने कहा कि बाबा साहब, अभी समाज बहुत दबा कुचला है आपका, हम कहीं ना कहीं पैसे देकर या कोई और लालच देकर आपको जो दबे कुचले लोग हैं इनको खरीद लेंगे, फिर आपका संविधान क्या करेगा, कहां रह जाएंगी बातें। तब बाबा साहब ने कहा था कि आचार्यवर, मैं जानता हूं इस समय मेरा समाज दबा कुचला है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन मेरा समाज जाग गया, जिस दिन अपनी जो वैल्यूज को समझ गया, उस दिन आपसे बड़ा भीख मंगा कोई नहीं होगा इस देश के अंदर। ये बात बाबा साहब ने कही थी। और अभी हम सबने देखा चुनाव में, चाहे वो कितना करोड़पति है, कितना पैसा उनके पास में, लेकिन जब वोट मांगना आता ना तो सीधा पैरों में गिर जाता आके वो। ये बाबा साहब की ताकत है, उन्होंने हमें ऐसा सिखाया जीने का। अपने इस छोटे से जीवन काल में बहुत सारी चीज देखने को मिली। स्कूलों में जलालत झेली हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं बेशक आज हम सरकारी महकमों में काम करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो दंश हमें देखने को मिल जाता है। आज मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूं और बताऊंगा कि कई बार अगर हम जीबी पंत की ही बात करें तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी प्रताड़ित थे हमारे, वो लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करते हैं हमारे पास आयोग में। उसको पढ़ने के पश्चात जब लगता है उसके अंदर कि हाँ वाकई ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो वहां फिर अधिकारियों की हियरिंग की जाती है, उनको सबक सिखाया जाता है सही तरीके से, उनको ऐसा ना करने के लिए बाध्य किया जाता है। और आज भी ये मेरा परम सौभाग्य है कि दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है हमारे जीबी पंत। जब कहीं कोई इलाज नहीं होता तो सीधा जीबी पंत में रेफर किया जाता है। ये बात हमें पता है कि भाई जीबी पंत लेके चले जाओ, वहां शायद कुछ बात बन जाए। तो यहां जितने भी हमारे कर्मचारी गण हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे बेशक हमारे शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं, सबको इस देश में जीने का अधिकार है। बाबा साहब ने इक्वालिटी का संदेश दिया है, तो सबको बराबर होना चाहिए, कहीं ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। अभी मेरा तकरीबन 1-1.5 साल का टेन्योर बाकी है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते मैं अपनी ओर से जिन संगठन के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हमें ऐसा करते रहना चाहिए, ताकि अभी देखो जो मेरे से पहले यहाँ वक्ता बोल रहे थे कितनी अच्छी बातें थी, एक एक बात सटीक और प्रमाणिक थी उनकी बात। मरना जीना सबको है, लेकिन कुछ काम ऐसे करके चले जाएं जो लोग याद रखें। बाबा साहब ने कुछ किया है हमारे लिए, तभी तो उनको याद कर रहे हैं हम। तो ऐसे में कहना चाहता हूं, जब तक मेरा टेन्योर बाकी है
तब तक अपने जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी हैं उनको रत्ती भर भी आंच नहीं आने दी जाएगी, ये बात ध्यान रखें। बशर्ते वे लोग भी अपनी ड्यूटी सही करें, अच्छा तालमेल बना के चलें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम भी प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल बना के चलें, बहुत कुछ देखने को मिलता है। कई बार तो मुझे खुद प्रताड़ित होना पड़ता है। किन्हीं मामलों में अगर कमिश्नर की हियरिंग करनी पड़ती है तो वो हीन भावना लगाते हैं कि यार ये तो वही संजय गहलोत है, हमारे पास पहले शोर मचाता था कि मेरा ये काम कर दो, आज हमें इसके सामने बैठना पड़ेगा। ये आज के हालात हैं। लेकिन जो बाबा साहब का सिद्धांत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी नाते पे हम चले, उसी नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले शिक्षा ग्रहण की, मैंने वहां से 12th पास करने के बाद फिर बीकॉम पास किया श्यामलाल कॉलेज से, एमकॉम पास किया, स्टेनोग्राफी के डिप्लोमा के और बहुत सारी डिग्री हैं। और चेयरमैन से पहले जब मैं ट्रेड यूनियन लीडर था ना, आदरणीय भानु प्रताप जी यहां बैठे हुए हैं, डीसी कपिल साहब भी हमारे बहुत बड़े सीनियर नेता, ये सब लोग जानते हैं। जब कभी दिल्ली में सुनते ना आप कि हड़ताल हो रही करा रखी, तो मैं ही लीड करता था और कमिश्नर से सीधा कहता था मैं, जो बाबा साहब ने हथियार दिया हमारे हाथ में कि कमिश्नर साहब हिंदी में बात करें तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में कर लो। इसलिए डरते थे वे लोग। जब टाउन हॉल में या सिविक सेंटर में कदम रखते थे तो वो डरते थे, सीट छोड़ के भागते, संजय गहलोत आ गया, इससे मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करते थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, जो बाबा साहब ने हमें हथियार दिया। इस मौके पर ज्यादा न कहते क्योंकि सबको पता है, स्क्रीन के माध्यम से सब लोग देख भी रहे हैं। उनके सिद्धांत पर चलें, एक दूसरे का सहयोग करें, बच्चों को शिक्षित करें, एक यही हमारे पास है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और चूंकि आज इस मौके पर देखिए, जैसे कोई फिल्म बनती है उसका ट्रेलर भी होता है, या कोई मकान हम बनाते हैं उसकी नींव भी रखी जाती है। जब संविधान बनाया गया तो उसका एक प्रियम्बल भी बनाया गया। तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि उस प्रियम्बल को मैं आपके सामने रख सकूं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation। इसमें साफ साफ बातें लिखी हुई हैं। हमें इक्वलिटी का अधिकार, देखो एक ये व्यक्ति बैठे हुए अकेला आदमी ने सारा हॉल डिस्टर्ब कर रखा है इन्होंने। हाँ जी, हेलो, आप नहीं, आप इतनी तेज आवाज में सुन रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कौन है आदमी? नहीं तो इतनी अकल होनी चाहिए, यहाँ क्या बात चल रही है और ये डिस्टर्ब कर रहा है, स्पीकर खोल के बात कर रहा है। तो आदरणीय साथियों, हमें कोशिश करनी चाहिए, जो प्रियम्बल है हमारा, इसमें सारी बातें छिपी हुई हैं। आज किसी की हिम्मत को कुछ कह के तो देखिए, हमें रोजाना मुकदमे दर्ज करने पड़ते हैं। हमें रोज हम फेसबुक पे देख रहे हैं, रोज हमने यूट्यूब पे हम देखते हैं। कल की ताजी घटना है, एक मेरठ के दबंग निगम पार्षद ने हमारे सफाई कर्मी गोली मार दी और गोली मारने का पश्चात भी रिवॉल्वर लेके घूम रहा है सरेआम वहां पे। ऐसी ऐसी घटनाएं रोज आ रही है हमारे सामने। उसके 3 दिन पहले शाहदरा में एक सफाई कर्मी जब काम कर रहा था, उसके बाल पकड़ के वहां के दुकानदार ने बहुत पीटा उसको। अगर हम सबकी ताकत ना हो तो पता नहीं क्या अत्याचार हो जाए। आखिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया, आज भी लोग अंदर हैं। तो कोई कुछ भी कह देता है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर कोई सफाई कर्मी जा रहा है काम करने के लिए, अगर किसी ने कह देना कि भाई साहब ने थोड़ी सी ये गाड़ी हटा लो, मैं कूड़ा निकालूंगा, तो बहुत गंदे शब्द से जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, फिल्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमें और कोशिश करनी चाहिए, अपने लोगों को और अवेयर करना चाहिए, ये प्रियम्बल बताना चाहिए हमारे क्या क्या अधिकार हैं, बिना बात में किसी को उलझना नहीं चाहिए। लेकिन सिर पे आ जाए तो बजानी पड़ती है, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो साथियों, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज वो हेयरिंग भी लगी हुई है, लेकिन हेयरिंग तो रोज होती है। लेकिन ये जो अवसर है, जो आज से तकरीबन 134 साल पहले हमें मिला
कि हमारे इस देश में महामानव का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। बाबा साहब जिन्हें हम महामानव कहते हैं, वाकई वो महामानव थे। और मैं तो कहता हूं आज भी किसी न किसी रूम में हमारे बीच में रहते हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है हम उन्हें भी तो याद करते हैं हमेशा, तो हमें और एनर्जी मिलती है। हम सबको उनके विचारों पे चलना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट हो चाहे छोटे मोटे कहानी हो, मैं तो कहता हूं इस देश में बिना बाबा साहब का नाम लिए तो रहना भी असंभव है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबके बीच में आके यहां अपनी बात रखने का मौका मिला। पिछली बार भी प्रोग्राम तो शायद मैं नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए थे कि नहीं इस बार हम जरूर जाएंगे। और इस संस्था के जो काम करने वाले लोग हैं, आदरणीय पवन वर्मा जी, डॉक्टर पवन वर्मा जी हमारे बीच में, विकास जी हैं, ये समय समय पर जो भी समस्याएं होती हैं उन सबको कराते हैं और जो कुछ हमसे बन पाता है उसका निदान करते हैं। आगे भी हम सब मिलजुल कर ऐसे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, जीबी पंत अस्पताल। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आए हुए हमारे अतिथिगण और सारे हमारे भाई बहन साथियों जो जीबी पंत परिवार का हिस्सा हैं, एक बड़ी हर्ष का दिन है आज का जब हम भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि को मना रहे हैं। और उनके कंट्रीब्यूशन तो हम सबको मालूम है कि भारत रत्न उन्हें मिला, जितना उन्होंने कार्य किया, संविधान के रचयिता। तो हम सबको ये चाहिए आज के दिन ऐसा दिन है कि जिसे हमें प्रण ले लेना चाहिए कि उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम चलें और उनको जिस तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान की उन पे सौंपी गई, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो उन्होंने रखा। और जो आज भी देखिए कुछ संशोधन हुए, लेकिन उसके तहत पूरे देश भर में काम हो रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं एक विकसित भारत की तरफ। एंड जो हमारे नेताओं का सपना है और हम सब भारतवर्ष का सपना है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत, 100 साल जब हम आज़ादी के पूरे करेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि जो इनका योगदान रहा है और हम सबको ये प्रण लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो हम सबको दिया था संदेश, और मैं जैसे कई बार हमारे भाइयों से भी बात करता हूँ, किसी का भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से, चाहे वो कोई जाति के। जैसे अभी उन्होंने कहा कि नाम में दोनों है, तो एक्चुअली जैसे नाम लिया तो हमने कभी ये सोचा नहीं, लेकिन शायद हाँ वो बात है कि राम इकबाल, जैसे मेरे साथ में एक अमित जावेद जो आप लोगों ने भी जानते होंगे, 7 साल हमारे साथ यहाँ रहे फैकल्टी में, तो उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मेरा ये मानना है और मतलब सबका यही है कि जो आदमी, जिसका जो काम है, अगर वो भली भांति पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहा है, तो वो किसी भी स्तर पर, किसी भी पद पे कार्यरत हो, हमारे लिए वो एक मतलब मन से रिस्पेक्ट आती है उसके लिए। और हम ये चाहते हैं कि यही चीज़ हम सब मिल के ऐसा कार्य करें, और मेरे ख्याल से यही चीज़ है जो हम सबको जोड़े रखती है। जैसे अस्पताल में भी जो हम बात करते हैं हमारे परिवार के सब सदस्यों से, कि हमारे लिए फोकस पॉइंट है मरीज़, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो वार्ड बॉय है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है। क्योंकि अभी जैसे कोविड टाइम में हम सब ने देखा, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी, कि जो पहले शायद नहीं हम समझते थे कि सफाई कर्मचारी का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, एक वार्ड को ठीक रखने में, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, बहुत सारी चीज़ों में। तो सबका एक टीम एफर्ट होता है और सबका अपना अपना काम है और सबके अपने अपने काम की इम्पोर्टेंस है। तो मुझे ये लगता है कि हम इनके दिखाए हुए पथ पर हम चलें। और एक बार फिर मैं सब हमारे जीबी पंत परिवार को, आए हुए अतिथियों को शुभकामनाएं
इस दिवस की, जो कि 14 की मतलब हम 2 दिन पहले मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उस दिन छुट्टी है इनकी, जो एक गैजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर हुई है, तो हम सब एक प्रण ले लें कि इनके दिखाए मार्ग पर हम चलें, एक सशक्त भारत की ओर, और हमारे अस्पताल के लिए जो हमारे सारे कर्मचारी और हम सारे परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हैं, कि ये प्रण लें कि हमें हमारा मरीज़ ये कहते हुए जाए कि हाँ, मैं पंथ में आया तो मेरा इलाज बेहतर से बेहतर हुआ और मैं एक पूरा अच्छे स्वास्थ्य के साथ और अच्छी फीलिंग लेके मैं जा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पवन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सभी का धन्यवाद करें इस कार्यक्रम में आने के लिए। और कुछ साथी अगर सर्टिफिकेट के रह गए हैं तो वो अभी रुक जाइएगा, अभी उनको हम देंगे। तो पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पवन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ लेके जाएं, क्योंकि समय का विशेष ख्याल रखना है हमें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मंच पे विराजमान हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर अनिल अग्रवाल, दानिक्स ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी श्री दिनेश जी, भानु प्रताप जी, और ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन के सेवा स्तंभ के नेशनल प्रेसिडेंट श्री के नागेश्वर राव जी का मैं जीबी पंत अस्पताल परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है 134, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने डायरेक्टर महोदय का कि उन्होंने हमें ये ऑडिटोरियम अलॉट किया, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। सर, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि जो इस तरह के कल्चर प्रोग्राम हैं उसके लिए भी आप थोड़ा सा हमें इस ऑडिटोरियम दे। आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि भाई इसको एक मतलब रूटीन ना बनाएं, लेकिन कभी कभी जो जैसे ये तो एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की, ना केवल इंडिया की, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि जिन्होंने संविधान निर्माता जो हैं उनके लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए हमें आगे भविष्य में भी अगर चाहिए तो तब भी हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हमें ऑडिटोरियम दें, ताकि इतना भव्य प्रोग्राम संभव हो पाए। अभी संजय गहलोत जी आए थे, थोड़ा सा उनको जल्दी थी, किसी मीटिंग में जाना था। उन्होंने हम बड़े गर्व से हम बता रहे हैं आपको कि उन्होंने जीबी पंत के इस ऑडिटोरियम की और आपकी कितनी प्रेस की सर। तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसी प्रेस सुन सकें दूसरों के मुंह से। जब कोई चीज़ हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो हमें इतना रियलाइज़ होता है कि हम जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें मार्ग दिखाया था, हम उसी राह पे चल रहे हैं। तो मैं वंस अगेन एक बार आप सब लोगों का, जितने कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, जिन लोगों को सम्मान जो मिला है और जिनको नहीं मिल पाया, उनको भी वो इस तरह से काम करें। सर, ये जो सम्मान भी हमने ऐसे लोगों को दिया है जो अपने काम में डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड करके दिया है कि ताकि वो डेडिकेटेड लोगों को दिया जाए, ताकि वो आगे मोटिवेट हो सकें कि वे आगे भविष्य में हमें जीबी पंत अस्पताल को एकदम ऊंचाइयों पे लेके जाना है। सर, हम आपके सपनों के बिल्कुल साथ हैं सर। जैसे आप कहेंगे हम वैसे आपके साथ चलेंगे, जो आप हमें गाइडलाइन देंगे हम उसी गाइडलाइन पे चलेंगे। मैं बोलूँगा सर इनफैक्ट जो फाइल मेरे पास आई थी ना सर, जैसे आप कुर्सियाँ भी जो बाहर देख रहे हैं, जी सर, जी वो मंगाई गई थी नीचे हॉल के लिए। जी सर, और मेरे पास फाइल आई थी जी। उसमें लिखा था कि आप लोग बोल रहे हैं नीचे कर लेंगे। जी सर, मैंने और धर्मेंद्र ने, हम लोगों ने बात करी, हमने कहा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का हम यहाँ मनाएंगे। जी सर, बहुत जो मैंने आपको कहा कि जो चीज़ मैं बोलता हूँ, जी जैसे सर। अगर हम हर रिटायरमेंट पार्टी के लिए जी सर। यहाँ करेंगे तो जी हम इसको मेंटेन नहीं करते। जी सर, जी सर, हाँ और आप लोगों के कहने पे मैंने नीचे वाला वो बनवाया था, नहीं जी। तो वहाँ पे सिमुलेशन सेंटर बनना। जी सर, राइट, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हम जब रिटायर होते हैं इतने सालों के जी बाद, तो इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया और वो पूरा एक ऑडिटोरियम 2 बनाया। जी सर, जी लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू सर ईश्वर राव जी से कि वो भी कृपा मंच पर आएँ और अपना मार्गदर्शन हमें दें। आज
बाबा साहब के जन्मदिन पर आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। सबसे पहले मैं इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर उनसे मिलने के मुझे जो है ये अपॉर्चुनिटी, I got a good opportunity. I am waiting for you from the last 1 year to meet you. In the meantime, today I got the opportunity to hear it, to meet you. I must be thankful you gave the opportunity to sit here. So thank you very much. सबसे पहले मैं सारे हॉस्पिटल के और इस हमारा जो सेवा स्तंभ के साथ जो पवन जी का जो एसोसिएशन एफिलेट हुई है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का पवन जी और उनकी टीम को। मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC, ST, BC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, जिसकी हेडक्वार्टर है करोल बाग, मैं इसी दौरान कम से कम 10 स्टेट्स को ऑल ओवर इंडिया के अंदर घूमा हूँ और मैंने जंतर मंतर पे एक धरना दे करके जो बाबा साहब का जो स्टैचू है, जो पार्लियामेंट के एरिया से लेकर के उन्होंने जो है वहाँ के पीछे ले जा कर के उनको जो है रखा था, उसके लिए मैं ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखा है। मेरे डिमांड मेरे एसोसिएशन की तरफ से ऑल ओवर इंडिया की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। उस स्टैचू जहाँ पे है उस स्टैचू वापस वहाँ ही आना चाहिए बोल करके ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है मैंने मैसेज दिया। तो साथियों, मुझे विश्वास है क्योंकि बाबा साहब ने हमारे जो लोगों उसी ज़माने में जो है ये ऑल इंडिया SC, ST, BC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है ये फेडरेशन बनाया, और उनका यही है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है ये जो पूरा 4 कम्युनिटीज़ जब तक ये इकट्ठा हो जाएगा तो हम लोग राज भी कर सकते हैं, हमारे हक को जो है हम लोग लड़ सकते हैं। तो इसलिए साथियों, मैंने डायरेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट तो किया है आज मिलने के लिए। ये जो हाल जो है इतना गर्मी में जो है हमें बैठने का मौका दिया है, उनको वंस अगेन रिक्वेस्ट। दूसरा, मेरा जो एक रिक्वेस्ट और भी है कि इस अच्छे एसोसिएशन जो कि पंत हॉस्पिटल का ये एसोसिएशन जो है आपको पता है कितना अच्छा काम कर रहा है। इसके अंदर जो 2 पार्टी का जो अननेसेसरी क्रिएशन और उसका जो है अच्छे काम करने वाला जो है उनको जो है अड़ंग लगाना, उसको अगर आप चाहते हो तो उसको जो है आराम से दोनों को जो है समझा करके एक कर करके यूनिटी करके फेडरेशन को आगे बढ़ा सकते हो और इस पंत हॉस्पिटल का यूनियन को अच्छा बढ़ा सकते हो। दैट इज़ माई प्ली टू विथ यू। दूसरा, मेरे अलावा जितने लोग हैं अभी तक भी बाबा साहब के बारे में बताया और बड़ी बड़ी अच्छी बात बताया। बाबा साहब ने सबसे पहले वर्गीकरण और अनटचेबिलिटी इससे शुरू किया और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इन द वर्ल्ड, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने जो लिखा है वो कोई भी नहीं लिख सकता है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, और बाबा साहब ने क्यों हिंदू कोड बिल जो है क्यों रखा है, इंटरकास्ट मैरिज क्यों रखा है। आज महात्मा फूले जी का बर्थडे भी है और उस समय में
सावित्री फुले जी जो लोगों जो लेडीज़ जो है उस टाइम पे पढ़ नहीं सकता है और अच्छे पोस्ट में भी जो है गवर्नमेंट में नहीं जा सकता है, मगर फुले जी ने ऐसे जगह पे एक स्कूल निर्मित किया और कॉलेजेस निर्मित किया, उनके मिसेस को पढ़ाया और ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने जो है एजुकेशन का जो है डेवलपमेंट किया। आज उनको भी हम लोगों ने जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग, आज जो है आप देख रहे हो आगे आने वाला जो समय बहुत कठिनाई है, हम लोगों के अंदर जो है सबको यूनिटी होना चाहिए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो चल रहा है इसको हमने जो है चलना नहीं देना है, क्योंकि जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नाम के लिए रिजर्वेशन ख़त्म हो गया और जो है आपका रिक्रूटमेंट ख़त्म है। आगे जो लोग हैं हम जैसे लोग कुछ नौकरी किया पेंशन ले रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है उन लोगों के लिए क्या है आपको देखना है। बाबा साहब का संविधान को अमल करके फाइट फॉर आवर राइट्स, इट इज़ माई चैलेंज एंड वी हैव टू गेट आवर स्ट्रेंथ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को सबको शांति से सुनने के धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।